सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। इस शो पर जैसे कि आप जानते हैं, आप हमें अपने सवाल भेजते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शेखर तक पहुँचा पाऊँ और उसके बाद शेखर आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। इस हफ्ते भी आपने हमें देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर अपने सवाल भेजे। फिनलैंड के नेटो से जुड़ने से लेकर चीन के अरुणाचल के कुछ गांवों के नामकरण करने तक, राहुल गांधी से लेकर रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसा तक, आपने हमें कई सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए शेखर, शुरुआत करें आज के एपिसोड की। लगता है इस बार के इस हफ्ते ज्यादा खबर विदेश से आई है। जी शेखर, है ना? हमारे तो हम थोड़ा पीछे रह गए। अगले हफ्ते मेरे ख्याल हमको मेकअप करना पड़ेगा। बिल्कुल शेखर। हमारी राजनीति थोड़ी रुकी हुई है क्योंकि सब लंबी लंबी सांसें लेके अब सांसें रोक के बैठे हैं कि कर्नाटका का कैंपेन अच्छी तरीके से शुरू हो, तो उसके बाद से फिर फोकस यहाँ शिफ्ट करेगा। लेकिन सारी दुनिया तो हमारा वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक ही परिवार है। दिलचस्पी भी इस बार दर्शकों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफ़ी है। शुरुआत चीन से करूंगी। सबसे पहला सवाल आ रहा है चन्नकेशवा थुंगा का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि चीन द्वारा अरुणाचल के कुछ गांवों के नामकरण पर आपके क्या विचार है? इस पहलू में चीज़ें ठंडी क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, चीज़ें ठंडी तो पड़ी हुई थी। ये तो 30 साल से चीज़ें ठंडी पड़ी थी। 1993 में जब नरसिम्हा राव के समय में भारत चीन का पहला समझौता हुआ कि अब सीमा को शांति रखें। जी। सच बात है कि 1975 के बाद कोई भारत और चीन में क्लैश हुआ नहीं था। एक छोटा सा क्लैश था, लॉन्गजू इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें 4 असम राइफल्स के जवानों की मौत हुई थी। उसके बाद से शांति रही थी। फिर 93 में एक समझौता हुआ, 96 में उसको मजबूत किया गया, फिर उसके आगे और होते रहे। ये सब बातें जो ठंडी पड़ी हुई थी, इनको चाइना ने गर्म किया है जी। और पहले उसने पश्चिमी सेक्टर में गर्म किया, लद्दाख में, और 2 साल वही रहा। तो हमको भी लगा, इंडिया को भी लगा कि अरे भाई ये यहीं का है, एक तरफ का मामला है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को कोई आराम ना मिले कि एक तरफ का मामला है, दूसरी तरफ शुरू कर दिया जो अरुणाचल में। लेकिन आप देखें कि उसके पहले भी जब वो लद्दाख में आए थे, उसके पहले भी डोकलाम में आए थे। तो हर जगह वो, जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से उनको चैन नहीं है, ना खुद को चैन है, ना किसी और को चैन लेने दे रहे हैं, अपने पड़ोसियों को। और भारत, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका इतना बड़ा 3400 किलोमीटर के करीब हमारा लैंड बॉर्डर है जी, या चाइना के साथ। तो उसको बहुत तकलीफ होती है ये शी जिनपिंग के नए तरीके से। शी जिनपिंग एक अलग तरीके के चाइना के नेता हैं, जो पहले डेंग शाओपिंग ने जब से चीन को एक स्टेबल स्थिर शक्ति बनाया, उसके बाद से चीन में ऐसे नेता नहीं आए हैं, और आए भी ऐसे हैं कि लगता नहीं कि जाएंगे। अब तीसरी टर्म हो गई उनकी, जो चीन में कभी किसी की नहीं होती। तीसरी टर्म भी हो गई, लेकिन वो अपने पड़ोसियों के लिए एक बवाल खड़ा कर रहे हैं और ये करते जाएंगे। और इसीलिए इन्होंने जो अरुणाचल में किया कि 11 जगह के नाम बदल दिए। अब आपके बदलने से बदलते नहीं हैं। आप हमारा नाम जो मर्जी कर दें, हमारा तो नाम अपूर्वा, आप तो हमें उसी नाम से बुलाएंगे ना। तो चाहे चीनी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई कोरियन, कोई भी चाहे। तो ये एक छेड़ने की बात है। ये छेड़ने की बात है, बार बार कहने की। देखिए, अगर आप स्टडी करें तो 2006 तक चीन वाले कभी से साउथ तिब्बत, दक्षिण तिब्बत, अरुणाचल को नहीं बोलते थे। अच्छा। वो कहते थे अरुणाचल हमारा हिस्सा है कभी कभी, लेकिन उसको साउथ तिब्बत नहीं बोलते थे। ये उन्होंने शुरू किया 2006 से, और बिना कारण कोई बात होती नहीं। 2006 में इसलिए शुरू किया कि तब भारत के अमेरिका से संबंध बहुत बढ़ने शुरू हो गए थे। खास करके न्यूक्लियर डील की बातचीत शुरू हो गई थी उस समय। और मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का और जॉर्ज बुश का एक बहुत अच्छा तालमेल था। तो मेरा समझना ये है, और काफ़ी जाने माने लोग हैं उनका समझना भी ये है, कि 2006 में चीनियों ने इसीलिए इसमें थोड़ी आग लगाई कि देखो हम भी हैं,
और उससे भारत में भी कुछ लोग घबरा गए थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये नॉन अलाइनमेंट आप 2.0 कीजिए, कि आप फिर से गुट निरपेक्षता में आई है। अरे गुट तो है ही नहीं, निरपेक्ष कैसे होंगे? देश को अपने हित में काम करना है। तो ये चीन का तरीका था कि भारत अपने हित में आज़ादी से काम ना कर पाए, जिसको कहे कि जो सॉवरेन ऑटोनॉमी थी इंडिया की अपने स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर, वो चीन ने उसको काबू करने की कोशिश की और तब से ये चले जा रहा है। और अब ये देखिए बड़ी पेचीदा स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पहले चीनी आए 9 दिसंबर को अरुणाचल में, उनको धकेल के भगा दिया, क्योंकि हमारे पास वार्निंग भी थी, हमारे लोग तैयार भी थे। 300 चीनी आए थे, उनको भगा दिया, थोड़ी मारपीट हुई, उनको भी अच्छी लगी, वो चले गए। उसके बाद जनवरी में भूटान और चीन की अपने बॉर्डर के ऊपर बातचीत हुई। उसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग का एक इंटरव्यू आ गया बेल्जियम के एक पेपर में, जहां उन्होंने कह दिया कि एक तो ये बात के जो खबरें आती रहती हैं कि चीन ने कुछ गांव 10 गांव भूटान के इलाके में बना लिए हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो डोकलम का इलाका है, जो डोकलम में जो डिस्प्यूट है, उसमें भूटान, चीन और भारत तीनों शामिल हैं और तीनों बराबर के पार्टनर हैं। उन्होंने कहा इन तीन में कोई बड़ा छोटा कोई नहीं है, ये तीन एक तिहाई है। तो उससे भारत में बहुत एकदम चिंता हुई कि ये क्या भूटान दबाव में आके चीन के साथ अपना बॉर्डर सेटल करना चाह रहा है, और ये डोकलाम के इशू में वो चीन को भी एक पार्टनर बना रहा है। तो उससे भारत में लोग में बहुत तकलीफ हुई, भारत में उससे कि ये बड़ी गड़बड़ बात है। और चीन का जो मीडिया था, खास करके उनका तो सरकारी मीडिया ये सारा, उसने कहना शुरू कर दिया कि भारत की हार, चीन की जीत। और उसमें कई आर्टिकल भी ऐसे आए कि भारत अंग्रेज़ों के टाइम से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूटान के ऊपर कब्जा किया, भूटान को दादागिरी शुरू की, फिर भारत ने, क्योंकि अंग्रेज़ों से लिया सब कुछ, तो भारत वही कॉलोनियल पावर बन गया। तो ऐसी ऐसी बातें जैसी वो करते हैं भूटान को उकसाने के लिए और भारत की आंख में उंगली डालने के लिए। तो फिर भूटान के राजा यहाँ आए, सम्राट आए, बातचीत हुई, एक दूसरे को थोड़ा हिम्मत दी गई कि कोई ऐसी बात नहीं है। वो होते होते फिर चीनियों ने 11 जगहों का नाम एक अनाउंस कर दिया। तो वो एक शोशा छोड़ते हैं, जिसको ट्रायल बलून कहते हैं, या कहते हैं कि जैसे वो पंजाबी में शोखली छोड़ना कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। तो एक ये चीनी जान के कर रहे हैं, बिना जान के नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं वहाँ बैठा बैठा कोई कर रहा है, ये जान के किया है। और ये शैतानी है। अब शैतानी इसलिए कि भारत अब पहले तो भारत को आपने ये फंसाया कि भारत पश्चिमी सेक्टर को भी देखे, पूर्वी सेक्टर को भी देखे। तो पश्चिमी सेक्टर में फौज लगाने के लिए भारत को पाकिस्तान की सीमा से फौज हटानी पड़ी काफ़ी सारी। अब अगर पूर्वी सेक्टर में भी आप ऐसे बढ़ाएंगे, भेजेंगे, तो आप बिल्कुल ही खिंच जाएंगे जी। और इससे पाकिस्तान के सामने जो आपका पोस्चर है वो कमज़ोर होगा। और फिर ये भी बात है कि भारत का बजट जो है चीन से 1/3 है, बिल्कुल 1/3 है डिफेंस का, रक्षा का बजट। उसमें भी भारत के बजट में ज़्यादातर तो पैसा वेतन में और पेंशन में खर्च हो जाता है। चीनियों के पास बहुत पैसा है नए हथियार बनाने का, खरीदने का, सब कुछ करने का। तो ये एक मिसमैच है। तो इस मैच में चीनी भारत के ऊपर दबाव डाल के कि बेटा ज़रा संभल के रहो, तुम्हें खतरा तो तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर है, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ, तो अपनी फ़ौजें यहाँ ले आओ, उसका पूरा खर्चा होगा, उन फ़ौजों के लिए सामग्री खरीदो। लेकिन जो आपका एक सपना है कि आप हिंद महासागर में, इंडो पैसिफिक में आप जाके अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी नेवी को बड़ा बनाएंगे, आपके पास पैसे ही नहीं है। तो अब पैसे नहीं है तो आप कहाँ से करोगे? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो वो चीनी ऐसा खेल हमारे साथ खेल रहे हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल लूँगी शेखर, सिद्धार्थ रेड्डी का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि प्लीज़ चीन के अरुणाचल प्रदेश के गांवों और तिब्बत में स्थानों पर दावा करने के इम्प्लिकेशंस के बारे में बताएं। क्या ये भारत के आंतरिक मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं है? क्या ये भारत की संप्रभुता को चुनौती देने जैसा नहीं है? क्या ये चीन के लिए फ्यूचर में भारत पर हमला करने का बहाना होगा, जैसे रूस ने यूक्रेन में किया था? देखिए, संप्रभुता को चुनौती ज़रूर है। आंतरिक मामले में मैं नहीं कहूँगा कि वो उसकी परिभाषा कुछ और होती है जी। लेकिन ये चीन, इसको लॉफेयर कहते हैं। लॉफेयर क्या होता है कि आप ऐसी कानून का इस्तेमाल करके, इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल करके
जो चीज़ सेटल्ड है उसको डिस्प्यूटेड बना दें, फिर वो बार बार कहें तो जो चीज़ सेटल्ड थी वो डिस्प्यूटेड लगने लगती है। फिर आप कहें अच्छा मेरे से बात कर लो, समझौता कर लो, कुछ मुझे दे दो, कुछ मेरे से ले लो, जो मेरा है जो वो मेरा है, जो तेरा है वो भी थोड़ा सा मेरा है, क्या फ़र्क पड़ता है, भाई भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई थोड़ा दे दो। तो चीनी ये खेल खेल रहे हैं। मुझको नहीं लगता कि वो ऐसा सोचते हैं कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भारत और चीन में ठीक है एक एसिमेट्री है, चीन भारत से ज़्यादा शक्तिशाली है मिलिटरीली भी, लेकिन वो एसिमेट्री नहीं है जो रूस की और यूक्रेन की थी। और मैं नहीं समझता कि चीन के नेता जैसे भी हों वो कुछ ऐसी बेवकूफ़ी का काम करेंगे जैसा कि पुतिन ने किया है, क्योंकि पुतिन ने अपने देश का बहुत नुकसान किया है। और रशिया भी जो है उसके दुनिया भर में इतने स्टेक नहीं है जितने चीन के हैं, लेकिन फिर भी चीन अभी कर रहा है तो बिना कारण तो कर नहीं रहा जी। तो वो भारत को परेशान कर रहा है और भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितना भारत अब रक्षा पे और खर्च करेगा, जितना भारत अपनी सेनाएं पाकिस्तान के पोस्चर से हटा के इधर उधर लेके जाएगा, उतना भारत जिसको कहते हैं एक सीज में आ जाएगा, घेरे में आ जाएगा। और वही चाइना का, वो मुझे लगता है कि वही उनकी स्ट्रैटेजी है। अगला सवाल आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना पुतिन के उस डर की पुष्टि करता है कि नेटो रूस की सीमा के करीब आने और उसकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि रूस और चीन भविष्य में नेटो का मुकाबला करने के लिए कोई ग्रुप बनाएंगे? देखिए रूस और फिनलैंड की बड़ी पेचीदा हिस्ट्री है, और मतलब जो इतिहास है वो काफ़ी दर्दनाक इतिहास भी है जी। क्योंकि सन 1939 में जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था तो सोवियत यूनियन उस टाइम स्टालिन का था, उन्होंने फिनलैंड पे हमला कर दिया था। हमला कर दिया तो वो बहुत ही एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी जिसको विंटर वॉर कहते हैं। तो फिनलैंड तो छोटा सा देश है, इतना छोटा है कि फिनलैंड की आज भी आबादी सिर्फ 55 लाख है, आबादी है 55 लाख, और जो उसका एरिया है वो राजस्थान के बराबर है, लगभग बिल्कुल ही राजस्थान के बराबर है, मेरे ख्याल 3,40,000 वर्ग किलोमीटर। तो बहुत थोड़े वो लोग रहते हैं। तो अब सोचिए कि 1939 में क्या होगा जी। तो जब रशियन वहाँ आ गए तो फिनलैंड के लोग अपनी अपनी राइफलें लेके इधर उधर चले गए और पेड़ों के ऊपर पहाड़ों के पीछे से उन्होंने खूब लड़ाई करी। अच्छा। और रूस का बहुत नुकसान हुआ। उस नुकसान के बाद एक मॉस्को की ट्रीटी हुई। मॉस्को ट्रीटी में कुछ ये कहा गया कि ठीक है रूस का कुछ रहेगा प्रभुत्व, लेकिन आगे भी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी, क्योंकि विश्व युद्ध तो फिर रूस जीता, रूस जीतने वाली साइड पे था, तो ये रहा कि फिनलैंड की आज़ादी रहेगी लेकिन उसके काफ़ी जो विदेश नीति वगैरह सबके ऊपर रूस का कुछ कंट्रोल रहेगा, जिसको कहते हैं फिनलैंडाइजेशन। ओके। सो फिनलैंडाइजेशन एक ऐसी बात है जिसको कि अगर आप कोई फिनलैंड के लोगों से डिस्कस करें, बात करें, तो वो सोचेंगे कि उनको मान लीजिए इंसल्ट करी है, गाली दी है, लेकिन फिनलैंडाइजेशन दुनिया में एक फिनोमिनन था जो माना जाता था कि देश आप हैं, आप संप्रभुता संपन्न देश हैं, लेकिन कुछ मामले आपके कोई और देश संभालता है। तो यही लगता था एक टाइम कि पुतिन यही ऑफर दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को भी। अच्छा। कि आप रहो आज़ाद देश लेकिन फिनलैंडाइजेशन होगा आपका। तो जिस देश के साथ ये हुआ उसको तो बहुत बुरा लगता है, और ये 41 साल ये मामला रहा, 40 में नहीं तो 30-35 साल ये मामला रहा। उसके बाद से फिनलैंड ने इससे बाहर निकलना शुरू किया, फिनलैंड ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया। फिनलैंड ने कुछ पश्चिमी देशों से कुछ विमान खरीदने शुरू किए, फाइटर प्लेन्स, अपना डिफेंस को, रक्षा को मजबूत करना शुरू किया। लेकिन फिर भी इतना छोटा देश है और इतना दूर जाके उत्तर में, कल को अगर रूस वहाँ घुस जाए तो वो क्या करेंगे। तो रूस ने अपने पड़ोस के सब देशों को डरा दिया है। और नेटो का मतलब ये है कि नेटो में एक जो नेटो का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि नेटो के एक भी देश पे अगर हमला हो तो वो सब देशों पर हमला माना जाएगा। तो इसीलिए अब वो नेटो के 31वें सदस्य बन गए कि कुछ होगा तो 30 के 30 सदस्य मेरी मदद के लिए आएंगे। उनके अंदर अमेरिका भी है और स्वीडन अभी कतार में खड़े हैं, वो उनका भी हो जाता है, लेकिन एक तरह से टर्की ने उनको रोका हुआ है, एर्डोगान ने। और टर्की अपना खेल खेल रहा है। एर्डोगान का कहना ये है कि नेटो का मतलब क्या है, नेटो का मतलब अगर ये है कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है तो मेरे ऊपर खतरा है, सारे देशों पे खतरा है, तो मेरे पे तो खतरा जरूरी थोड़ा है कि खतरा मेरे पास विदेश से आएगा। जो मेरे ऊपर खतरा है वो मेरे कर्डिश जो लोग हैं। अब कर्डिश लोग बहुत ज्यादा हैं, हम समझते हैं कर्ड
कई देशों में है, सीरिया में है, टर्की में है, इराक में है, फैले हुए ईरान में है, लेकिन 4 करोड़ लोग हैं। इराक की टोटल आबादी से ज़्यादा कर्डिश लोग हैं दुनिया में, लेकिन फैले हुए हैं, वो अपना देश चाहते हैं। तो वो टर्की में वो अपना देश चाहने के लिए एक तरह से इंसर्जेंसी चलाते हैं। तो उनकी इंसर्जेंसी के कुछ नेता स्वीडन में असाइलम लेके रह रहे हैं, शरण लेके रह रहे हैं जी। स्वीडन की नीतियाँ ऐसी है कि जो शरण मांगता है उसको शरण दी जाती है। इसकी कहानी भी सुनाऊंगा मैं भी अभी आपको, जो मैंने एक बार कर्तक लेटर में सुनाई थी, पर हमारे तो यहाँ श्रोता बहुत खास हैं, हिंदी में सुनते हैं, तो वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। तो उनका कहना है टर्की का कि जब तक हमारे वो कर्डिश रेबल जो है उनको वापस नहीं करते तब तक मेरे पे खतरा है। अगर तुम्हारे देश से मेरे पे खतरा है तो मैं तुम्हारे को क्लियरेंस क्यों दूं? और नेटो का ये रूल है कि नेटो में नया सदस्य कोई नहीं आ सकता जब तक कि सारे सदस्य उसमें हाँ ना करें, उसमें मेजॉरिटी नहीं होती। अगर एक भी ना करे तो आप नहीं आ सकते। तो पहले फिनलैंड को भी पहले क्रोएशिया ने भी रोका हुआ था, टर्की, क्रोएशिया और हंगेरी, फिर बारी बारी ये सब हटे। अभी स्वीडन को टर्की ने रोक लगाई हुई है, वो अड़ा हुआ है। जो मैंने कहा था आपको कहानी बताता हूँ, कहानी है कि बहुत साल पहले, 35 साल पहले, जब मैं रिपोर्टर था इंडिया टुडे में, तब मैं पंजाब कवर करता था। ये भिंडरावाले और उसके बाद का टाइम था। तो एक बार मुझे स्वीडिश एम्बेसी में दिल्ली में पॉलिटिकल काउंसलर का फ़ोन आया जी। तो उसने कहा हमारा एक लंच होता है जो नॉर्डिक लंच कहते हैं, तो पॉलिटिकल काउंसलर जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक मतलब नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं, सो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, उसमें जर्मन भी मिला लेते हैं। तो ये कंट्रीज़ का हमारा एक लंच होता है, हमारे पॉलिटिकल काउंसलर्स का। आप भी उसमें आप आ जाइए, आपसे कुछ पूछना, जवाब ऐसे 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 गपशप। तो मैं चला गया। तो उन्होंने कहा देखिए हमें एक बात पूछनी है कि आपके पंजाब से 1-2 आदमी आए हैं यहाँ पे स्वीडन में, अच्छा, और वो शरण मांग रहे हैं। और वो शरण मांगने में ये कह रहे हैं कि मैंने एक पुल उड़ा दिया था, मैंने एक बस उड़ा दी थी बॉम्ब से जिसमें कई पुलिस वाले मर गए, और मैं इंडिया जाऊंगा तो मेरे ऊपर फांसी की सजा हो जाएगी, तो मुझे यहाँ शरण दो। तो आप ये पता करा दो कि वो असली में उन्होंने ऐसे किया था कि नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा अगर उन्होंने किया भी होगा तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? एक तो मुझे क्या पता, दूसरी बात मैं आपको क्यों बताऊंगा? अगर मान लो मैं गलत कह दूं, उन्होंने ना किया और मैं गलत कह दूं, उनको आप भेज दें या उनको आप लटका दें तो अनफेयर हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो उनमें से जो स्वीडन का काउंसलर था, पॉलिटिकल काउंसलर, उसने मुझे समझाया नहीं ऐसे नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि उसने बॉम्ब से बस उड़ाई या पुल उड़ाया जिसमें कई लोग मर गए, पुल के ऊपर एक और कार थी वो उड़ गई, लोग मर गए, तो उनका फायदा होगा। अच्छा। अगर आप कहेंगे कि वो निर्दोष है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनका नुकसान होगा। अच्छा। तो मैंने कहा ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? हाँ। तो उसने समझाया कि हमारा कानून ऐसे है कि कोई हमारे पास आके बोले कि मैंने ऐसा कहीं पे क्राइम किया है, ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मुझे फांसी की सजा हो सकती है। हाँ। तो हमारा लॉ ऐसी है कि हमें उसे शरण देनी ही पड़ेगी। अच्छा। तो अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो कह दीजिए कि उन्होंने ज़रूर आतंकवाद किया है और उन्होंने एक बस भी उड़ाई, एक पुल भी उड़ाया, कुछ और भी उड़ाया। तो मैंने कहा ये देश एक अलग तरह के हैं। तो जो स्वीडन अभी फंसा हुआ है ये कर्डिश इशू में, ये वही इशू है स्वीडन का। तो देखिए अब दुनिया बदल गई है। आज के ज़माने में आप किसी के आतंकवादियों को शरण दें, ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। और इसीलिए इन सारे देशों के अंदर अब राइट विंग की सरकारें आ रही हैं। तो स्वीडन जो कि इतना लिबरल देश था, वहाँ बिल्कुल राइट विंग की सरकार रही है। और राइट विंग की सरकार भी खास करके इसलिए आई कि बहुत जगह वहाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन शुरू हो गए। खासकर मैं कहूँगा लगभग सारे के सारे वही जगह हैं जहाँ से मुसलमान देशों से आए हुए रिफ्यूजी रह रहे हैं। जैसे सीरिया से आए हुए, थोड़े बहुत अफगान भी है लेकिन उनकी इतनी समस्या नहीं, सीरिया से आए हुए ज़्यादा हैं, लीबिया से हैं, सीरिया से हैं। और यही फिनलैंड में हो रहा है। तो इसीलिए फिनलैंड में जिस समय उनका नेटो में एडमिशन हुआ, उसी समय उनकी वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने दिन कैंपेन करके नेटो में जो लेके गई थी अपने देश को, जिसको फिनलैंड की सारी जनता चाहती थी, जिसके लिए फिनलैंड के पार्लियामेंट में 200 मेंबर की पार्लियामेंट में 184 सदस्यों ने उसके पक्ष में वोट दिया, उस देश ने साना मारिन को हरा के और राइट विंग की सरकार को चुन लिया। तो ये यूरोप में बहुत कुछ हो रहा है, खास करके जो मूव राइट की तरफ हो रहा है। इटली में भी हुआ। और एक कारण उसका यही है कि
कि जो रेफ्यूजीज पीछे बहुत ज़्यादा आ गए, और ईयू की पॉलिसी भी है कि आप किसी रेफ्यूजी को मना नहीं कर सकते। तो देखिए अब यूरोप में और खींचातानी है, जैसे कि हंगरी का रूलर है ऑर्बान, वो कहते हैं भाड़ में गया ईयू, मैं मेंबर हूँ ईयू का, लेकिन मैं उनकी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं मानूंगा। तो ये सब यूरोप के अंदर भी विरोधाभास हैं। अगला सवाल शेखर योगेश कोटावार का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा क्यों आम हो रही है? राज्य की कानूनी व्यवस्था ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या राजनेता खुद इतने सांप्रदायिक हैं या कुछ समर्थन और वोट पाने के लिए वो अपने डीमंस को दिखाते हैं? वो पूछ रहे हैं। देखिए ये बड़ा साफ है कि ये उन राज्यों में, आप देखिए ना कि भारत के नक्शे पे देखिए, मानचित्र पे देखिए कि कहाँ ये रामनवमी के समय ये हिंसा हुई है। ये वही राज्य है जहाँ बीजेपी भी अभी सत्ता में नहीं है या जहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो ये एक तरह का माहौल बनाया जाता है कि जहाँ चुनाव होंगे और जहाँ बीजेपी भी सत्ता में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पोलराइजेशन चाहिए जी। तो ये भी बात आपकी ठीक है कि चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन जो सरकार सत्ता में होती है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उसकी जिम्मेवारी है, उसको रोकना चाहिए। तो कलकत्ता में चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कहें, लेकिन उनकी पुलिस को ये पता होना चाहिए था कि होगा रामनवमी के आसपास, और उनकी इतनी जानकारी और इतना इंतजाम होना चाहिए था कि ये ना होता। जो हुआ ये बड़ा ही गलत बात है और बड़ी शर्म की बात है कि आज के ज़माने में 2023 में हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग एक दूसरे पे पत्थर फेंकें, एक दूसरे के घर जलाएं, तो ये एकदम बड़ी बुरी बात है, दिल तोड़ने वाली बात है। शेखर अगला सवाल चैतन्य कंदवाल का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि ट्रंप की इंडाइटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या डेमोक्रेट्स उन्हें रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने के लिए पब्लिसिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाइडेन ट्रंप को हरा सकते हैं लेकिन डिसैंटिस से हार सकते हैं? ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त कंस्पिरेसी थ्योरी आपने निकाली है क्योंकि अमेरिका का सिस्टम वैसे है कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो बिल्कुल ही शहर के पास और स्टेट के पास होता है, और वहाँ की चाहे कोई भी बुराई हो, लेकिन वहाँ के जुडिशल सिस्टम में, ट्रायल सिस्टम में, उनके पुलिस के सिस्टम में बहुत ज़्यादा उनको आज़ादी है, स्वायत्तता है। तो उसमें ये कहना कि वॉशिंगटन से फ़ोन आ गया कि इसको फंसा दो, वो ऐसे नहीं होता है। अब देखिए जैसे ट्रंप के अपने हरकतें हैं, उनकी हरकतें भी तो कुछ इसी तरह की है ना, और हरकतें उस समय की हैं जब शायद सोचा नहीं होगा कि मैं राजनेता बन जाऊंगा, क्योंकि आप राजनेता नहीं होते हैं तो फिर अब कई चीज़ें निकल जाती हैं आपकी, लेकिन अब राजनेता हैं तो फिर हर चीज़ पे सवाल आता है। तो इसमें कैंपेन फाइनेंस, अब ये बात सिर्फ ये थी कि एक महिला को आपने पैसे दिए और अपने अकाउंट को फिक्स किया, चाहे जैसी भी महिला को वो कहें, वो तो उनको बुरा भला ही कहते हैं, गाली वाली निकालते हैं, लेकिन कोई भी वो महिला के अपना अधिकार है, आपने उनको पैसा देना था तो दिया, आपने उसको अपने अकाउंट से दिया और अपने अकाउंट्स को, बिजनेस अकाउंट्स को आपने मैनिपुलेट किया। चलिए वो भी एक बात हो गई, लेकिन उसको अब कैंपेन फाइनेंस से भी जोड़ा जा रहा है। अगर कैंपेन फाइनेंस से जुड़ता है तो वो एक पेचीदा मामला हो जाता है। तो मैं सोचूंगा कि मेरा सोचना यही है, ये जैसी करनी वैसी भरनी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने हरकतें करी हैं वो उनको आके अब परेशान कर रही हैं, पर ये भी बात है कि जो उनके वोटर हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है, इतना पोलराइज्ड है, इतना ध्रुवीकृत है कि जो जिसका लॉयल वोटर होता है उसको इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके वोटर तो पहले से ज़्यादा नंबर में ही आके वोट देंगे। अगला सवाल रोहित शर्मा का है। पूछ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में होने जा रही ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर कुछ प्रिंट मीडिया क्लेम कर रही है कि ब्रिक्स की मीटिंग में एक कॉमन करेंसी का अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या आपको लगता है कि एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्री की इकोनॉमी डॉलर को चैलेंज कर सकती है, और क्या ये पॉसिबल है कि एक कॉमन करेंसी बनाकर डॉलर का ऑल्टरनेटिव बना लिया जाए? देखिए इसमें आप किसी को ज़रूरत क्या है? अगर इसमें रूस की ज़रूरत है तो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारत को उसमें क्या समस्या है? भारत का तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, रूस को अमेरिका से लड़ाई है, चीन का अमेरिका से झगड़ा है, ब्रिक्स में आर तो है रशिया और सी है चाइना। तो ये जो अब मान लीजिए नई करेंसी कोई बना ही ले, है ना, इधर उधर की जैसे ये होगा ऐसे ही जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा कहते हैं ना, ऐसे ही होगा, क्योंकि इस करेंसी का कोई औचित्य नहीं होगा। कि ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स के अंदर
कोई समानता नहीं है। उसमें एक चीन है जिसकी $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एक भारत है जिसकी करीब नंबर 2 भारत है जिसकी करीब $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, फिर रशिया है जिसकी भारत से आधी इकोनॉमी है, करीब 1.6 ट्रिलियन की, फिर बेचारे थोड़ा चलो ठीक है ब्राज़ील भी है, लेकिन ये सब रशिया से, सब ये चाइना से 10वां हिस्सा टाइप इकोनॉमीज हैं। तो ये लोग अब मिलके कहाँ से ये बना देंगे एक करेंसी? पहली बात तो ये फैंटेसी है, और ये ज़्यादा रशिया की फैंटेसी है जिसको चाइना तूल दे रहा है। चाइना को फ़ायदा क्या है कि ऐसी कोई करेंसी बनेगी तो उसका जो बेडरॉक होगी, उसका जो उसकी नींव होगी वो चाइना का युआन होगा। अब आप सोचिए कि भारत कभी युआन का हिस्सा बनना चाहेगा? सोचने की बात है। तो ये एक फैंटेसी चल रही है, और मैं देख रहा हूँ 1-2 टीवी चैनल इसको खूब चला रही हैं, सोशल मीडिया में खूब चल रहा है कि डॉलर ख़त्म हो जाएगा। अरे डॉलर ख़त्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा उससे? और डॉलर अगर ख़त्म होगा और ये नई करेंसी बनेगी तो युआन आगे जाएगा। हम चाहते हैं, अभी तो चीन बैठे हैं धरना दे के लद्दाख में, फिर वो धरना देने वाले हैं अरुणाचल में, फिर अरुणाचल में आपके शहरों के नाम वो बदल रहे हैं और कह रहे हैं सारा का सारा अरुणाचल हमारा है। फिर आप उनकी करेंसी भी इस्तेमाल करेंगे, और या आप ऐसे सिस्टम में चले जाएंगे जिसको वो डोमिनेट करते हैं। देखिए, याद रखिए कि चीन की इकोनॉमी भारत से 5.5 गुनी बड़ी है, 5.5 गुनी, 5.5 टाइम्स। तो ये यथार्थ है, इसमें इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता। जो हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा था, जिस पे उनकी बहुत आलोचना हो गई थी, पर उन्होंने सच बोला था। कई बार सच बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं, और सच यही है कि जिसकी इकोनॉमी आपसे 5.5 गुना बड़ी है, आप उसके पिछलग्गू नहीं हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि डोंट इनवाइट एलिफेंट इनटू द टेंट, है ना, कि आप हाथी को अपने टेंट में बुलाओगे, आप उसके नीचे दबोगे। ये तो टेंट में हाथी बैठा हुआ है, आप उस टेंट में जा रहे हैं, आप हाथी मुझे मार, आ बैल मुझे मार भी नहीं। ये एकदम ये हास्यास्पद आइडिया। और देखिए, भारत ने RCEP भी ज्वाइन नहीं किया, जो कि एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग थी, जिसको मैं चाहता था एडिटोरियली कि भारत उसे ज्वाइन करे, क्योंकि वो साउथ ईस्ट एशियन, आसियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, चाइना, जापान, ये सब देशों के साथ में एक ट्रेड ग्रुपिंग थी। उस ट्रेड ग्रुपिंग में क्योंकि और भी मजबूत देश थे, भारत ठीक रहता। लेकिन ये तो एक बेकार की बात है, ये सोचना कि साउथ अफ्रीका भी बिना बात उसमें घुस जाएगा, ये बहती गंगा में हाथ धो लो, ये नहीं होने वाला। क्योंकि ये गंगा कोई बह ही नहीं रही है, ये फैंटेसीज हैं, इनको दिमाग से निकाल दीजिए। ये अगस्त में कहने वाले हैं, अगस्त तक रूस का क्या हाल होगा हमें यही नहीं पता है। अगला सवाल संकल्पकार है, जो कि हमारे मेंबर है, वो बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते आपने राहुल के सावरकर वाले बयान की बात की थी, क्या आप इसी तरह कांग्रेस के अडानी विरोधी अभियान पर अपनी राय दे सकते हैं? क्या राहुल गांधी और उनकी टीम ग्रुप थिंकिंग की शिकार है? वो बोल रहे हैं कि मोदी की इमेज को दफनाने का जुनून क्यों है? साथ ही राहुल की रेजर शार्प आइडियोलॉजिकल बैटल की मोटिवेशन क्या हो सकती है? बोल रहे हैं कि भारतीय आमतौर पर प्योर ब्लैक या वाइट के बजाय शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को अपनी ही विश से सावधान रहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी की सोच अपनी तरह की है, वो ग्रुप थिंक नहीं है। मुझे लगता है ये टॉप थिंक है। जो राहुल गांधी सोचते हैं वही सब सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं कि सारा ग्रुप सोच रहा है इसलिए राहुल गांधी उसको सोच रहे हैं, वो ग्रुप थिंक होती है। अडानी पहले रफाल था, रफाल से मैं कहूँगा रफाल से ज़्यादा फ्यूल है अडानी वाली मामले में। अच्छा। लेकिन फिर भी इतना नहीं कि इससे नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो जाए। उसका कारण यह है कि अडानी किसी बैंक के पैसों में डिफॉल्ट नहीं करेगा, लगता नहीं है। संभावना मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। अडानी की जो कंपनियां हैं वो सॉलिड कंपनियां हैं और वो कैश फ्लो जनरेट करती हैं। अब उनका इतना बड़ा बंदरगाह है मुंद्रा में, वो कैश फ्लो रोज़ जनरेट कर रहा है। उनका एयरपोर्ट्स हैं, कैश फ्लो रोज़ जनरेट कर रहे हैं। उनकी बिजली की कंपनी है बम्बई में, आपके शहर में मुंबई में BSES जो थी पहले, वो कैश फ्लो रोज़ जनरेट कर रही है। तो कंपनियां जो कैश फ्लो जनरेट करती हैं वो भी प्रॉफिट में, तो उससे आप अपने उधार रीपे करते रह सकते हैं। अब ये ज़रूर है कि उनका जो शेयर प्राइस था वो कम हो गया है काफ़ी, और हो सकता है और भी कम हो जाए, लेकिन वो जो चोट है वो अडानी को है, वो चोट नरेंद्र मोदी को नहीं है। लेकिन इसमें अगर ऐसा हुआ था कि अडानी की 3-4 कंपनियां लुढ़क गई होती, बैंकों के बड़े बड़े डिफॉल्ट हो गए होते,
तो फिर ये प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी चोट लगती। जी। तो अब राहुल गांधी को ये मिला हुआ है, वो इस पे बोलते जाएंगे, कुछ ना कुछ आता जाएगा। ये बात ज़रूर है कि जैसी हमारी भारतीय सोच है, हम कोई उद्योगपति को कोई बहुत अच्छी चीज़ मानते नहीं हैं। जी। जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे, अरे वो तो बिरला टाटा का चमचा है। अब लोग कहते हैं वो अंबानी अडानी का चमचा है। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी की छवि बिल्कुल खराब, मतलब ये सोचना कि छवि को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो नहीं होने वाला। दूसरी बात ये है कि राजनीति में एक और भी तरीका होता है आगे बढ़ने का, वो होता है कि आप कुछ पॉजिटिव सकारात्मक एजेंडा लेके आए। जैसे राहुल गांधी ने पिछली बार बिल्कुल चुनाव के पहले कहा था न्याय स्कीम, 6,000 रुपये महीना दूंगा। तो मोदी जी को उस पर रिएक्ट करना पड़ा। उनको समझ आ गया कि 6,000 कोई दे नहीं सकता, पैसा है नहीं, इतना छापना भी शुरू करेंगे तो नहीं छाप पाएंगे। अब जब आदमी सत्ता से बाहर होता है, जो मर्जी कहता है, तो उन्होंने फिर 500 रुपये महीना शुरू कर दिया पीएम किसान वगैरह के नाम से। तो ऐसी कुछ बात करें कि मैं, देश में तो हमेशा गरीब होते हैं, बहुत लोग गरीब होते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब ही होते हैं। उनको आप कुछ ऐसा उम्मीद दे कि मैं आपको कुछ दूंगा जो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, तो मैं समझूंगा उसकी अपील ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि ये सोचे कि मैं मोदी जी की छवि एकदम, और इतना समय भी नहीं बचा है अभी। इस समय तो 1-2 राउंड वोटिंग के भी हो चुके होंगे अगले साल, हम इतने नज़दीक हैं अगले चुनाव से। तो उनकी वो जो राजनीति है मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर ग्रुप थिंक के अलावा, ग्रुप थिंक की बजाय टॉप थिंक है, टॉप डाउन आ रहा है वो। चलिए शेखर, आज का आखिरी सवाल जो है वो दर्शन दुबे से लूंगी, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि आरजी अगले जनरल इलेक्शंस को क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप प्लीज़ पास्ट के ऐसे किसी भी चुनाव के बारे में बता सकते हैं जहां एक पार्टी या गठबंधन राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, जाति या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी या आर्थिक समृद्धि के बजाय सिर्फ विचारधारा के मुद्दे को उठा के सफल रहा हो? देखिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सोचना पड़ रहा है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, नेशनली, राष्ट्रीय चुनाव में कभी ऐसा आइडियोलॉजी के ऊपर चुनाव नहीं हुआ। आइडियोलॉजी के ऊपर क्लियर साफ पोलराइजेशन नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि हमारी आइडियोलॉजी सब मिक्सड अप है। तो कोई भी एंटी हिंदू नहीं बनना चाहता, सबको पता है कि मेजॉरिटी हिंदू है। तो कोई हिंदू या हिंदू धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। नेशनलिज्म पे सब बराबर हैं। अगर आप इंदिरा जी थी, उन्होंने भी एक तरह से वामपंथी सरकार चलाई। कम से कम जो उन्होंने 1971 का चुनाव जीता, वो वामपंथी इरादों से जीता, उसी मैनिफेस्टो से, और सीपीआई उनकी पार्टनर थी जी। लेकिन वो भी नेशनलिस्ट थी बिल्कुल, और दूसरे भी नेशनलिस्ट थे जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। तो हमारे यहाँ ये बाइनरी इतनी साफ नहीं है जी। इसलिए नहीं होता। बल्कि फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आइडियोलॉजिकली आप कहें तो एक चुनाव में जो सोचूंगा 1971 का फिर भी एक तरह से आइडियोलॉजिकल था, क्योंकि इंदिरा गांधी की पार्टी वो बहुत लेफ्ट हो गई थी उस टाइम। सोवियत इन्फ्लुएंस भी बहुत था उनके ऊपर, और बहुत कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनकी पार्टी में ही आ गए थे जी। और सीपीआई का उनकी सपोर्ट भी थी, क्योंकि 1969 के बाद में उनके माइनॉरिटी सरकार थी। वो इसीलिए सरवाइव करती थी पार्लियामेंट में कि सीपीआई उनके साथ वोट देती थी। तो वो एक तरह से लेफ्ट की सरकार थी, और उन्होंने ये पेंट भी किया जो उनके खिलाफ गठबंधन बना, ग्रैंड अलायंस बोलते थे उसका, महागठबंधन, वो राइट की सरकार है, क्योंकि उसमें एक स्वतंत्र पार्टी भी थी। स्वतंत्र पार्टी बिल्कुल फ्री इकोनॉमिक्स वाली पार्टी थी। तो उन्होंने कहा ये राजे रजवाड़ों की पार्टी है और ये सब राइट विंग लोग हैं। तो वो एक तरह से राइट लेफ्ट बना के चुनाव हुआ था आइडियोलॉजी के ऊपर। लेकिन फिर भी चुनाव में इंदिरा गांधी जीती कैसे? वो जीती, एक ही नारा था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा जी कहती हैं गरीबी हटाओ। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट राइट, आप इसे पॉपुलिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भारत में सिर्फ आइडियोलॉजी से करना मुश्किल है। मैं कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में चुनाव ऐसे चलते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी का जो तरीका है कि सिर्फ आइडियोलॉजी पे करूँगा, ये मुझे लगता नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत वोटर ट्रांजैक्शनल भी हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो सब लाना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा इलेक्शन कैंपेन करना है तो। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। और देखिए, ध्यान रखिए, कोविड फिर से वापस आ रहा है, जी। तो अपना ध्यान रखें, थोड़ा मास्क वगैरह यूज़ करें। और अगर आपने बूस्टर नहीं लगवाया हुआ, भारत में इस समय मेरे ख्याल 24-25% लोगों ने बूस्टर लगवाया है, जो कि बड़ी लापरवाही की जी, बात है। जी। आप कृपा करके बूस्टर लगवा लें। और इस समय इन्फ्लुएंजा भी चल रहा है। इन्फ्लुएंजा का टीका मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड कर सकें तो इन्फ्लुएंजा का टीका भी लगवा लें, क्योंकि एक हफ्ता बीमार होने में कोई मज़ा नहीं है।